स्कूल में इनके जो दोस्त थे वो उनके साथ घूमते ज़्यादा थे, पढ़ते कम थे। इनका 8वीं तक कभी भी 50% क्रॉस नहीं हो पाया। मेंस देने के समय इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो कई लोगों का, कॉमर्स के स्टूडेंटों का अधिकतर ये सोचना होता है कि वो सीए बने या फिर मान लो सीएस वगैरह बने, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बने। किस स्टेट के दिया आपने? मैंने मध्य प्रदेश के 4 दिए हैं, छत्तीसगढ़ के 3 दिए हैं, एक यूपी का दिया है, एक बिहार का दिया है। अच्छा, एक मैथ और है लोगों का, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका ये मानना है कि शादी होने के बाद वो तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाती। ये सच है अब, क्योंकि आपने तो इस चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया है। कहते हैं इंसान अगर किसी चीज़ को ठान ले तो वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से कर सकता है, कोई भी बाधा उसके बीच में नहीं आती। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है जिसने हर बाधाओं को पीछे छोड़ दिया। आज हमारे साथ हैं दिवेश अवस्थी, जिन्होंने अभी अभी सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर किया है। चलिए उनसे से बात करते हैं। तो दीपेश जी, आपने कैसे इतना कठिन, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक सिविल जज का एग्ज़ाम हो गया, एक पीएससी का एग्ज़ाम हो गया, ये एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ा टफ होता है। आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया? इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में एक्चुअल में जब मैंने सोचा कि एलएलबी करनी है, तब मेरी ऑलमोस्ट एज 25 इयर्स की एज थी और मैंने 2015 में एलएलबी में एडमिशन लिया था। 2018 में मेरा पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से कंप्लीट हुआ था। तो लगभग उस समय पे मेरी एज 28 इयर्स की थी, बट मुझे कुछ अच्छा बिजनेस करना था। पहले मैं आकाश नमकीन का भी कर चुका था, असिस्टेंट मैनेजर फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड्स लिमिटेड में भी था। अच्छा। बट वो एक ज़मीनी विवाद भी था पहले, तो उसमें मैं, एक वकील साहब थे राजेंद्र खरे जी, तो उनके दामाद जो हैं सुनील खरे सर, तो सुनील खरे सर का उसी ईयर में 2015 में ही सिलेक्शन हुआ था। और फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम एलएलबी करो और सिविल जज बनने की कोशिश करो। तो उसके बाद मुझे लगा कि एलएलबी में एडमिशन लेना चाहिए। साथ ही साथ में पापा के कलीग्स भी थे, पापा ऑलरेडी एडवोकेट हैं, तो फिर फाइनली मुझे इंटरेस्ट भी था लॉ में, तो मैंने एलएलबी करी। और फिर सबसे पहले आप थोड़ा हम लोग को बताइए विस्तार से, क्योंकि किसी भी अगर मतलब आपको आगे अगर कुछ भी करना है तो आपकी सबसे पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। तो आपकी नींव मजबूत कहाँ से, किस स्कूल से आपने मतलब कैसे क्या स्टार्टिंग की थी? मैंने स्कूलिंग तो 10th में करी थी क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल से, बट उसके बाद मैंने 12th में इंदौर पब्लिक स्कूल, मेरे को इंदौर भेज दिया था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे मतलब जब मैंने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स फील्ड में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आने लगे और क्लास में जो सेशनल मार्क्स आ रहे थे तो वो भी बहुत अच्छे आ रहे थे, तो थोड़ा एप्रिसिएशन भी मिल रहा था। तो उसके बाद से थोड़ा सा मुझे एनकरेजमेंट हुआ कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा भी हूँ, और उसके बाद से मेरे अच्छे परसेंटेज। अच्छा, एक सवाल, जब आपने ये बताया कि कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो कई लोगों का, कॉमर्स के स्टूडेंटों का अधिकतर ये सोचना होता है कि वो सीए बने या फिर मान लो सीएस वगैरह बने, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बने, तो उस तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहता है। आप कैसे एकदम से फिर मतलब आपने कॉमर्स लिया, उसके बाद आप क्या एमबीए का आपने सोचा था कि फिर, या लॉ का आपने सोचा था, कैसा सोचा था? एक्चुअल में पहले इनिशियली तो मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट था और लगा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जॉब करूंगा। बट फाइनली जब मैंने जॉब किया तो टारगेट और ये सारी चीज़ें देख के मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का थोड़ा सा फेस समझ में आया, तो मैंने कहा कि नहीं यार, इसके लिए मैं नहीं बना हूँ। और फर्दर एक्चुअल में बिजनेस मैनेजमेंट बीबीए और एमबीए में लॉ के सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। फादर ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स एडवोकेट थे, तो टैक्सेशन का काम भी मैं करता था। कहीं ना कहीं आपको ये प्रेरणा आपके पिताजी से मिली? जी, प्रेरणा मेरे फादर से भी मिली, और साथ ही में उस समय पे जो सिविल जज बने सुनील खरे सर, उनको देख के भी मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा, तो आप एमबीए करने के बाद आपने फिर जॉब करी? जी। जॉब करने के बाद फिर उसके बाद वो क्या टाइम था जब आप जॉब कर रहे थे? 2013 था। 13 से आपने कब तक जॉब करी? 2013 से 14 तक 1 साल मैंने जॉब किया। फिर उसके बाद मैं मतलब रेजिग्नेशन देके मैं घर आ गया।
वो किस टाइम की बात है? ये 2014 से 15 था, और 15 में मैंने एलएलबी में ज्वाइन कर लिया था पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से। तो आपको अलग से किसी ने कहा था या फिर आपको खुद लगा कि यार करना चाहिए एलएलबी का एडमिशन? मुझे लॉ में इंटरेस्ट था, कहीं ना कहीं मेरे बहुत अच्छे नंबर्स भी, जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स थे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन था और टैक्सेशन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी था। तो मुझे थोड़ा सा टैक्सेशन में काफ़ी इंटरेस्ट अच्छा, था। इस वजह से आप एलएलबी आपने करी। जी। फिर उसके बाद जब आपने एलएलबी कर ली तो तब आपने कब सोचा कि आपको ये अब सिविल जज की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग तो लॉयर भी बनना चाहते हाई कोर्ट वगैरह के। हाँ, जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था तो मैंने एडमिशन भी मतलब सुनील खरे सर को देख के ही किया था कि सुनील खरे सर का एलएलबी मतलब वो सिविल जज बने थे, तो 2015 में ही। तो मुझे लगा कि भाई मुझे भी सिविल जज का करना है, और साथ ही साथ में पहले एलएलबी की डिग्री होना उसमें मस्ट है। तो एलएलबी पहले एलएलबी करें और एलएलबी के साथ में फिर अपन कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। अच्छा, तो जब फिर उसके बाद आपने तैयारी करना शुरू करी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा कि कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे स्टार्ट करते हैं कोचिंग का, कि कोचिंग करके फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करते। तो आपने शुरुआत कैसे करी सिविल जज की? सबसे पहले 2018 के एंड में जब मेरा लगभग 6 सेम चल रहा था, तो मैंने उस समय पे कोचिंग स्टार्ट करी, और 2018 में ही उस समय नोटिफिकेशन भी आ गया था एमपीसीजे का। तो उस समय पे कोचिंग करी तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए थे, मेरे लगभग 10 सब्जेक्ट्स 10 बेरेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे और 2 छूट गए थे। तो उस समय पे इनकम्प्लीट भी था, बट मैंने दिया, और दिया तो फाइनली मेरे जो लगभग एमपीसीजे में मार्क्स थे तो वो प्रीलिम्स में 116 थे, और 121 का जो कट ऑफ था वो जनरल का कट ऑफ गया था। तो मेरे 4-5 नंबर से थोड़ा सा चूका था, बट उसके बाद जब पापा ने भी देखा, बाकी सब ने देखा, तो कहा कि ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और अगर तुम्हारी तैयारी में भी अगर तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स हैं तो तुम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आगे सिक्योर करोगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जब आप प्री आपका नहीं निकला तो आपके पिताजी ने आपको आगे प्रेरित किया कि आपको इस चीज़ में जाना चाहिए। क्या है कि असफलता भी सफलता की एक पहली सीढ़ी है, और ये एक सबसे पहला ही मेरा प्रीलिम्स था वो जो कि रुका था। उसके बाद कितने प्रीलिम्स थी उसके बाद आपने? उसके बाद लगभग मैंने 8 से 9 प्रीलिम्स दे चुका हूँ, मतलब अलग अलग स्टेट्स के। मैंने किस स्टेट के दिया आपने? मैंने मध्य प्रदेश के 4 दिए हैं, छत्तीसगढ़ के 3 दिए हैं, एक यूपी का दिया है, एक बिहार का दिया है। मतलब लगभग आपने 4-5 स्टेट्स के प्री दे दिए? और प्री दे दिए, और सारे स्टेट्स के मेंस दे दिए। अच्छा, मेंस भी आपने क्लियर कर सारे? तो ये भी अपने आप में एक बात है कि ऐसा एक बच्चा जो पहले प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके बाद लगातार प्री भी दिए, क्रॉस करे, उसके बाद मेंस भी क्लियर किया, तो ये अपने बाद में एक मतलब प्राउड की बात है। फिर उसके बाद इंटरव्यू का कैसा क्या सीन रहा? मतलब प्रीलिम्स मेरा लगभग सब जगह क्वालिफाई हो जाता था, बट जैसे बिहार में दिया था मैंने, तो बिहार एडीपीओ था, तो बिहार एडीपीओ में लगभग 4 दिन मेंस होता है, और 4 दिन 6-6 घंटे कंटिन्यू होने के बाद फिर मेरा वहाँ पे क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ। इंटरव्यू में 5 पैनल बैठे हुए थे, मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आए थे, बट मेंस में कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़े से कम होने के कारण वहाँ पे कम नंबर आए। हाँ, कट ऑफ में मेरिट में मेरा नाम नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा उससे भी इंकरेजमेंट हुआ कि भाई चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अपन इंटरव्यू में आए। और बाकी सारे लोगों ने भी कहा कि देखो नॉलेज में लैग नहीं कर रहे हो तुम, कहीं ना कहीं तुम्हारे राइटिंग स्किल्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो स्कैफोल्ड फ्रैक्चर होने। ये कब की बात है? ये लगभग 2021 की बात है। अच्छा, 2021 के आसपास जब मैं शहडोल गया था, तो शहडोल में मेरे दीदी के ससुराल तरफ वहाँ पे एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ पे हम और मेरे फादर गए थे, और एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया। उस टाइम आपका मेंस? उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, और मुझे 2 महीने के अंदर अंदर मेंस लिखना था। तो फिर मैं जब वापस वहाँ से आया और वापस इंदौर गया, कि इंदौर में मेंस की तैयारी करने के लिए गया था, तो मुझे शुरुआत में लगा कि हाथ में ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा फ्रैक्चर, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, तो फिजियोथेरेपी कराई।
फिजियोथेरेपी में भी समझ में नहीं आया और दर्द कंसिस्टेंटली रहा। तो फिर मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए तो शैलेश गुप्ता जी को दिखाया। तो उन्होंने जब सीटी स्कैन हुआ तो तब ये डायग्नोसिस आया कि हाथ में माइनर फ्रैक्चर और स्केपॉइड फ्रैक्चर है और ये इसके लिए सर्जरी ही होगी। तो हमने कहा कि सर सर्जरी तो मैं नहीं कराऊंगा, मेरे 1.5 महीने बचे हुए, 1.5 महीने में मुझे मेंस लिखना है। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए तुम अभी लगा लो, मूवमेंट ना रहे तो 1 महीने के लिए लगा लो। तो मैंने लगाया, बट 15 से 20 दिन हुए थे। फिर मैंने कहा कि सर आप इसको निकाल दीजिए, हाथ बहुत ज़्यादा मेरा जैम हो रहा है और राइटिंग भी, मुझे लिखना भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं रिमूवेबल प्लास्टर लगा देता हूँ, तो उसको जब तुम्हें लिखना होगा तो उस समय पे उसको हटाना और लिख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया हुई और फिर मैंने मेंस, मतलब रात लिखा भी मेंस आपने? हाँ, मैंने मेंस लिखा, पेन किलर्स की टैबलेट ली और लिखा, बट अल्टीमेटली वो मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा सा मेरा छूट गया था। और हाथ में, मतलब अब 6 घंटे कंटिन्यू लिखने में दर्द तो होना ही लग जाता है, तो दर्द पेन होने लग गया था। तो पेन हुआ तो फिर हमने कहा कि ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम ये 2022 वाला था, जो मैंने अभी अंतिम रूप से मैं इसमें चयनित हुआ। मतलब 2022 में आपने फॉर्म भरा और हाँ, इसका 2022 का मैंने फॉर्म भरा और इसका प्रीलिम्स हुआ 2023 में। और फिर इसमें कई सारे पिटीशंस लग गए, क्योंकि इसमें एक्चुअल में ये काफ़ी दिक्कत आ रहा था कि 3 साल और 70% का क्राइटेरिया था। एडवर्टीजमेंट में बताया हुआ था कि क्वालिफिकेशन के लिए या तो आपके पास 70% होनी चाहिए, 70% में भी 80 की टी किसी भी सेम में नहीं होनी चाहिए, और या अगर आपके पास 70% का क्राइटेरिया नहीं है तो आपके पास कम से कम 3 साल का प्रैक्टिस कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए पिटीशंस जाने लग गए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे थे जो लॉ से ग्रेजुएट होकर तुरंत निकले और वो 70% नहीं थे उनके। तो फिर उसकी पिटीशन लगी, हाई कोर्ट ने सारे बच्चों को अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है, सारे लोग पेपर दो। फिर उसके बाद सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिए, फिर उसकी मेरिट निकली, मेरिट निकलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन गई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया, कहा कि भाई जो या तो 3 साल का एक्सपीरियंस है या 70% का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वही एलिजिबल होंगे। तो फिर उसके बाद आपने 2024 में बाद, हाँ, फिर 2024 में मैंने मेंस लिखा। और मेंस में भी क्या होता है कि एक सिविल का होता है पेपर, एक क्रिमिनल का पेपर होता है, एक ट्रांसलेशंस का पेपर होता है और एक जजमेंट राइटिंग का, सिविल और क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग होती है। तो ये 2 दिन होता है और 6-6 घंटे का, मतलब 3-3 घंटे के पेपर होते हैं मेंस के। हाँ, और बीच में 2 घंटे का गैप होता है। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि इसमें कम से कम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी भी पेपर में, आपके चारों पेपर में से किसी में भी एक के 49 हुए तो आप डिस्क्वालीफाइड, वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। चलते मेंस? हाँ, मतलब चलते मेंस में नहीं, जब जैसे ही कॉपी चेक होगी तो कॉपी चेक होने पे अगर कोई भी में भी आपके 49 आ गए तो फिर फर्दर आपकी कॉपीज चेक नहीं होंगी, है ना? अच्छा। हाँ, और मतलब आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर आपकी चारों कॉपी चेक करी, किसी में भी एक में भी 49 है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो फिर इसके बाद इंटरव्यू में भी ये क्राइटेरिया है कि आपको आउट ऑफ 50 मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो मतलब आउट ऑफ 50 मिनिमम 20 मार्क्स होने ही चाहिए। अच्छा, फिर लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं कि इंटरव्यू जब होता है, एक जज का इंटरव्यू होता है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर जैसे जब ये एमपी हाई कोर्ट में इंटरव्यू होता है, एमपी हाई कोर्ट में जो जस्टिस रहते हैं तो ऑनरेबल जस्टिस इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें 3 लोगों का पैनल होता है। अच्छा। तो मेरे इंटरव्यू में ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया सर थे, अच्छा, ऑनरेबल जस्टिस विशाल मिश्रा जी थे और ऑनरेबल जस्टिस अचल पालीवाल सर भी थे। ये 3 लोगों का थे, जिसमें चेयरमैन सर आलूवालिया जी थे। इसमें मेजरली जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, देखिए एक्चुअल में ये क्या रहता है कि प्रीलिम्स में ये मेमोरी टेस्ट ऑलरेडी कर चुके होते हैं और मेंस में ये आपकी राइटिंग स्किल्स देख चुके होते हैं। तो ये नॉलेज टेस्ट ऑलमोस्ट आपका कर लिया होता है। तो ये चीज़ को देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और पर्सनैलिटी के साथ साथ आपको इमीडिएट हैंडलिंग प्रॉब्लम कैसे क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आती है कि नहीं आती है। तो उन्होंने पूछा भी कि भाई आपको प्रैक्टिस आपने की है नहीं की है, तो मैंने प्रैक्टिस का, मेरा 3 इयर्स का प्रैक्टिस का भी सर्टिफिकेट था।
तो मैंने बताया उनको कि प्रैक्टिस है, तो उन्होंने जो मेरे प्रैक्टिस से संबंधित हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी करे उन्होंने। जैसे कि अबैटमेंट से संबंधित उन्होंने क्वेश्चंस किए कि भाई 2020 में अगर कोई व्यक्ति सूट फाइल करता है और जो व्यक्ति सूट फाइल करता है वो व्यक्ति मर जाता है, और फिर 2025 में कोई व्यक्ति आता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और वो अगर सूट लाना चाहता है तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है। तो मैंने बताया था कि सर उसमें ऑर्डर 22 में अबेटमेंट का प्रोसीजर बताया हुआ है कि सूट अबेट हो जाएगा तो सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन लाएंगे। और तो बोले कि सेट असाइड की एप्लीकेशन फिर कितने दिनों में आती है। अच्छा। तो हमने कहा कि सर सेट असाइड की एप्लीकेशन लिमिटेशन एक्ट में 60 डेज़ का बताया हुआ है। तो बोले कि इतना सारा टाइम पीरियड। तो सर हमने कहा कि फिर किस सेक्शन मतलब जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाएंगे और साथ ही साथ में अबेटमेंट के लिए सेट असाइड के लिए भी लगाएंगे, और एलआर को ऑन रिकॉर्ड में लाने के लिए जो 90 दिन का टाइम पीरियड रहता है तो एलआर की भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई क्वेश्चंस की बात। अब कई लोग जो इंटरव्यू लिखने के लिए जाते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि पहन के क्या जाना चाहिए, तो इस चीज़ पे भी आपने जोर दिया था क्या? देखिए मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि पहन के तो आप कुछ भी चले जाओ, मतलब कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, आपका मतलब कोट होना चाहिए, या तो ब्लैक कोट वाइट शर्ट ब्लैक पैंट होना चाहिए, प्रॉपरली जो पॉलिश्ड शूज़ होने चाहिए, आपकी प्रॉपर टाई नोट होने चाहिए, आपके हेयर्स जो हैं बिल्कुल कॉम्ड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप ये ज़रूरी नहीं है उसमें कि आप ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ही करें, आप कोई भी ग्रे कलर का भी पहन सकते हो, कुछ भी, मतलब वहाँ पे ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, मतलब कलर कॉम्बिनेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो पहन के जाना चाहे, बस वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। अच्छा, अब वेल ड्रेस्ड होने की बात आई है, आपकी ग्रेजुएशन की बात कर ली आपने, कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसकी बात कर ली। अब आती है बात फैमिली सपोर्ट की, क्योंकि एक समय ऐसा आता है आदमी तैयारी करता है, फिर उसके बाद अगर कहीं किसी, जैसे आपने बताया आपका प्री नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में ये भी आने लगता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता, यही लोग आपके साथ खड़े होते हैं, और जो आपको, तो ऐसा आपके साथ मतलब फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपका? देखिए फैमिली का सपोर्ट एक्चुअल में मेरी लगभग, जब मैं ये 2022 का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरी एज 32 के समथिंग थी, और उस समय मेरी 2022 में मेरी शादी भी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, 2022 में मेरी शादी भी हो गई थी, और मेरे फादर का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और उनका ये कहना था कि भाई तुम्हें जिस चीज़ की भी दिक्कत है तुम मुझे बताओ, जहाँ जाना, जैसा पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना, तुम्हें जो करना है, और पैसों से संबंधित, इमोशनली किसी भी संबंधित, मतलब वो पीछे नहीं हटते थे हर चीज़ में। मतलब मुझे कहते थे कि भाई तुम अभी ये करो, बिजनेस करना है, जो करना है, एक तुम्हारी अगर सर्टेन एज, इसमें क्या है सिविल जज में 35 ईयर्स की एज होती है, तो 35 एज लिमिट अगर आपकी क्रॉस हो गई तो फिर आप वैसे भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप बाहर हो जाओगे। तो उन्होंने कहा जब तक तुम दे सकते हो तब तक एटलीस्ट ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और तुम एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर रहे हो। तो वो ही एक थोड़ा सा मोटिवेशन काफ़ी अच्छा था कि मतलब दिन रात मैं अपनी पढ़ाई करता रहता था, हर जगह से सपोर्ट था, मम्मी से भी सपोर्ट था, प्रॉपरली खाना वाना देती थी, भैया से सपोर्ट था, और भाभी से भी सपोर्ट था कि मतलब जब शादी नहीं हुई थी तो वो बिल्कुल टाइमली हमें खाना देती थी, और मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी। फिर शादी होने के बाद अब हम कभी इंदौर चले जाते थे 2 महीने 3 महीने, तो मतलब वाइफ भी बहुत ध्यान देती थी। अच्छा, एक मैथ और है लोगों का, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका ये मानना है कि शादी होने के बाद वो तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाती। ये सच है? अब क्योंकि आपने तो इस चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया। ये डिपेंड करता है, ये आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, और वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में सपोर्ट करता है कि नहीं करता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमें मतलब हमेशा सपोर्ट रहता था कि भाई तुम अपना पढ़ाई कर लो, और बाकी चीज़ों में ना ध्यान दे के, बिजनेस का ना सोच के, केवल अभी जो चीज़ तुम्हारी अभी कंटिन्यू है वो उस चीज़ को करो। अच्छा, आपकी वाइफ भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। जब शादी हुई उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इंदौर गए, तो उस समय फिर, क्योंकि शादी होने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस मतलब रहना, तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया? इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले पढ़ाई थी, देन नई नई शादी थी। अच्छा हुआ कि ये गए तो मुझे परिवार के साथ रहने का मौका मिला, प्रॉपर उनको टाइम दिया, उनने मुझे देखा, मैंने उनको प्रॉपर केयर कर पाई। तो एक हिसाब से
मेरे लिए एक बर्डन कम था कि हस्बैंड के अलावा मैं फैमिली पे भी ध्यान दे पाई थी। अच्छा, कभी ऐसा बीच में होता था कि इनको निराशा होती थी कि यार बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, या फिर कोई और मतलब बिजनेस का उन्होंने बताया कि बिजनेस फील्ड में वो सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था, तो उस समय आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करती थी? मेरा मोटिवेशन इनको इसलिए हमेशा यही रहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जिसमें इंटरेस्ट है, पापा का पूरा सपोर्ट है, मम्मी का है, फैमिली का है, पहले आप इंटरेस्ट जो है आपका पैशन पे आप पहले वो फॉलो करो, उसके बाद देखो सेकेंडरी आप कुछ और चीज़ रखना, फैमिली बाद में, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो इंटरेस्ट है, पैशन आप फॉलो करोगे आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप अपनी मेहनत करो तो लगभग आप अगर अपनी मेहनत पे ही ध्यान दोगे तो कोई भी बर्डन या कोई भी चीज़ आपको बीच में नहीं रोक सकती। तो अब हम दीपेश जी के पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का खास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो आप बताइए आपने किस तरह से उनको सपोर्ट किया? बिल्कुल, हम शुरुआत से बताते हैं। पहले हमने इनको क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन दिलाया, तो जो क्रिश्चियन स्कूल में इनके जो दोस्त थे वो उनके साथ घूमते ज़्यादा थे, पढ़ते कम थे। इनका 8वीं तक कभी भी 50% क्रॉस नहीं हो पाया। तो जब हमने इनकी मार्कशीट देखी तो हमने कहा इनको छतरपुर में पढ़ाना सही नहीं है। हमने इनकी यहाँ से इंदौर जो है IPS कॉलेज में इनका 11th में एडमिशन करवाया। अच्छा। 11th-12th IPS कॉलेज से किया। इन्होंने इंटर करने के बाद फिर BBA प्रेस्टीज कॉलेज से किया। इसके बाद MBA बालाजी कॉलेज से इन्होंने MBA किया। वहीं पर इनकी कैंपस नौकरी लग गई। और इन्होंने इंदौर में नौकरी ज्वाइन कर ली। तो हमने कहा नौकरी मत करो, नौकरी से अच्छा है अपना यहाँ के अपना काम देखो। काम क्या? बिजनेस? बिजनेस देखो। तो ये नौकरी छोड़ के छतरपुर आ गए। छतरपुर आने के बाद अब इनका ये 1-2 जगह हमारे साथ गए, एक वकील से भी मिले, तो उसका उसी महीने में उसका दामाद जो है सिविल जज में नियुक्त हो गया था, जो पहले वकालत करता था। अच्छा। तो हमने कहा तो भैया या तो IAS की तैयारी कर लो या सिविल जज की तैयारी कर लो। वैसे हमारा मन है कि सिविल जज की तैयारी करो कि इसमें नेताओं का दखल नहीं होता है। अच्छा, आपको पहले ही क्लियर था कि आपको सिविल जज ही बनाना है? बिल्कुल, शुरू से हमने कहा सिविल जज करो। तो ये बोले कि फिर हमको LLB करना पड़ेगी। तो हमने कहा LLB करो, कोई प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने LLB की। LLB करने के बाद इन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम जो है पहला वाला जो बिल्कुल पहले स्टार्टिंग परीक्षा के बाद जो दिया वो क्लियर नहीं कर पाए। प्री जैसा उन्होंने बताया। हाँ, प्री क्लियर नहीं कर पाए। तो हमने कहा कोई इतनी पहली बार में इतने अच्छे नंबर बहुत कम लोगों के आ पाते हैं। तो हमने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट अच्छी तरह से नहीं देख पाए। तो अब दोबारा ट्राई करो। तो दोबारा इन्होंने प्री क्लियर कर लिया और मेंस क्लियर नहीं कर पाए। मेंस की पूरी तैयारी नहीं थी। फिर उन्होंने दोबारा फार्म भरा और प्री भी क्लियर कर लिया। और मेंस देने के समय इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो ये वहाँ पे पूरा पेपर नहीं कर पाए, आधा पेपर कर पाए, आधा पेपर छोड़ दिया। तो आधा पेपर छोड़ने के बाद मेंस क्लियर नहीं हो पाया। फिर इसके बाद ये 2022 का इन्होंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू क्लियर किया और ये चयनित हुई। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे ये भी है कि जैसे कई लोग तैयारी करते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हैं, यानी मतलब पैसे की कमी हो गई या फिर मान लो कोई वैसी, तो वैसा आपने, क्योंकि उस जब कोई इंसान तैयारी कर रहा है सिविल जज की तो साथ में वो काम को मेंटेन नहीं कर पाता, तो उस तरीके से आपने फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया उनको? क्योंकि हम काम कर रहे थे और हमारे पास इतनी पर्याप्त आय थी कि हम जो है अपना आराम से इनका अपना खर्च वहन कर सके, इनका खर्च वहन कर सके। तो हमने कहा जो खर्च है हमसे लो, केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करो। इनका बीच बीच में किसी दोस्तों से या अन्य लोगों से मन उचटता था कि हमको ये बिजनेस कर लें। डिस्ट्रैक्ट होते थे बिजनेस को देख। वो बिजनेस कर लें, अब 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए, अब हम 30 के हो गए, तो हमको अब बिजनेस करा दो, अब हमको नहीं पढ़ना। तो हमने कहा हम काम तो कराएंगे नहीं, तुमको तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ो, पढ़ करके निकाल सिविल जज निकाल के दिखाओ। आप मतलब आप बिजनेसमैन हैं आप? हाँ, बिजनेसमैन है। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? हम यहाँ पे कॉलोनी का काम करते हैं, कॉलोनी बनाई हुई है, पैराडाइज सिटी हमारी है। अच्छा।
हाँ वही काम कर रहे थे, उसी में जब भी बैठते थे अच्छा। तो उसी के साथ एलएलबी करना शुरू किया। नहीं तो कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, जैसे नेता का बेटा अपने बेटे को नेता बनाने की सोचता है, बिजनेसमैन बनाने की सोचता है, आपने ये चीज़ नहीं सोची? अरे तो हम लॉ से संबंधित हैं, लायर हैं, तो हमने अपने बेटे को जज बनाना शुरू किया हाँ हाँ। और जज बना दिया। तो ये ऐसी बात होती है कि जब कोई बिजनेसमैन, जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन अपने लड़के को बिजनेसमैन ही बनाए, साथ में भाई भी हमारे। तो आप क्या काम करते हैं? हार्डवेयर की शॉप है। अच्छा, आप बिजनेस ही फील्ड में, आपने कैसी क्या ग्रेजुएशन वगैरह कैसी की है? बी की है भोपाल से। अच्छा, आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिजनेस फील्ड में आ गए। हाँ। तो ये मतलब क्या पिताजी की प्रेरणा से या अलग ही से मतलब कुछ आया आपके दिमाग? हम भी जॉब करते रहे पहले इंदौर में। अच्छा सो जॉब पापा ने बुला लिया कि यहाँ पे हम बोला आ जाओ और यहाँ पे तुमको बिजनेस करा रहे हैं। अच्छा, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने की नहीं सोची? नहीं, कभी भी नहीं सोची? एग्जाम दिया ही नहीं है कोई। अच्छा, शुरू ही से नहीं दिया? इंटरेस्ट बिजनेस में था आपका। तो ये थी हमारे साथ दीपेश जी की पूरा परिवार, जिनसे हमने खास तौर पे बात की कि किस तरीके से एक कॉमर्स का स्टूडेंट जिसने बीबीए किया, एमबीए किया, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब भी करी और उसके बाद फिर एलएलबी करके और फिर उसके बाद सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर किया। यही थी आज के इस खास पेशकश में। मैं आपका साथी अंकित अवस्थी। धन्यवाद।